हाय स्टूडेंट्स, तो आज शाउ स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ है पीसीएम, मतलब शाउ कॉलेज स्क्रीनिंग टेस्ट पीसीएम 2022 स्टेट बोर्ड के लिए। तो उसका फिजिक्स का जो पेपर है, तो उसमें से फिजिक्स का पेपर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो 10 अप्रैल 2022 में जो पेपर हुआ है शाउ स्क्रीनिंग टेस्ट, तो उसका हम डिस्कशन करते हैं अभी। तो स्टेट बोर्ड के लिए है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31, तो उसका यहाँ पर ऑप्शन लिखेंगे। तो 31, तो यहाँ पर 31 में दिया था, तो जैसे पेपर है यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, तो आंसर ही यहाँ पर हम डिस्प्ले करेंगे। तो अपैरेंट बेंडिंग ऑफ प्लेस्ड इन अ ग्लास वाटर टू, तो ऑप्शन दे दिए है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जो स्ट्रॉ में अपैरेंट बेंडिंग दिखाई देती है, जैसे कि ग्लास में हमने वाटर रख दिया, ओके, तो वाटर अगर हम रखते हैं तो उसमें अगर स्ट्रॉ इंसर्ट करते हैं उसमें, तो स्ट्रॉ इंटरफेस में क्या हो जाता है, ऐसा बेंड होता हुआ हमें दिखाई देता है। वो क्यों होता है? तो ऑप्शन दे दिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से तो नहीं होता। सेकंड ऑप्शन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, थर्ड है रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, एंड फोर्थ है कर्व नेचर ऑफ लाइट। तो ऑप्शन हमारा सेकंड आ जाएगा यहाँ पर। सो दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पर 31 को इस तरह से ऑप्शन दिए थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आप सभी के पास पेपर है इसका, तो आप क्रॉस चेक करना है आपका आंसर। सेकंड है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, एंड नंबर फोर्थ है कर्व नेचर ऑफ लाइट, कर्व नेचर ऑफ लाइट। तो इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा अपना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये सेकंड। तो ये जो बेंडिंग होती है वो क्यों होती है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट 32। अब क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। 32, तो 32 में दिया है आउट ऑफ फॉलोइंग विच हैज अ वर्चुअल फोकस। तो नंबर 1 ऑप्शन है इसमें, आउट ऑफ फॉलोइंग विच हैज अ वर्चुअल फोकस। तो पहला है कॉन्वेक्स लेंस, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, तो इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। थर्ड है कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस, एंड नंबर 4 है कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर। तो इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा अपना। सो क्वेश्चन दिया था आउट ऑफ द फॉलोइंग विच हैज अ वर्चुअल फोकस। तो किसको वर्चुअल फोकस रहता है? तो वर्चुअल फोकस होता है कॉन्केव लेंस को। तो बहुत सारे बच्चे प्लेन मिरर ये वाला ऑप्शन लिखते हैं, तो प्लेन मिरर नहीं है। वर्चुअल फोकस कौन से लेंस को है? तो ये जो है कॉन्केव लेंस, इस तरह से ये कॉन्केव लेंस रहेगा। तो जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट से रेज आ जाएंगे, ओके, तो यहाँ पर डाइवर्ट होके चले जाते हैं, तो उसका एक वर्चुअल फोकस इस पोजीशन, इस साइड में एक वर्चुअल फोकस बनता है। तो ये होता है कॉन्केव लेंस, बराबर है। तो ऑप्शन आ जाएगा अपना 32 के लिए थर्ड ऑप्शन, 32 के लिए थर्ड ऑप्शन। चलो अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट, तो ये स्क्रीन पे आ रहा है। थर्ड, अब नेक्स्ट, इरेक्ट इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज, 33 के लिए इरेक्ट इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज। तो ऑप्शन है इसके सेम साइज, सेकंड ऑप्शन है मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड, थर्ड ऑप्शन है डिमिनिश्ड, फोर्थ ऑप्शन है वेरी स्मॉल साइज, वेरी स्मॉल साइज। ओके, तो ये 33 के लिए इरेक्ट इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज। तो ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसका एक ही केस में इरेक्ट इमेज बनाता है, बाकी तो इन्वर्टेड ही रहते हैं। जैसे ये ऑप्टिकल सेंटर और ये पोल, इस सॉरी ऑप्टिकल सेंटर एंड ये फोकस, ये दोनों के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसका इमेज यहाँ पर कहीं तो बनता है, तो ये मैग्नीफाइड रहता है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा अपना सेकंड। तो 33 के लिए हम सेकंड ऑप्शन लिखते हैं। सो दैट इज मैग्नीफाइड। इरेक्ट इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज मैग्नीफाइड। वो हमेशा कैसे रहती है? मैग्नीफाइड, बड़ी रहती है। ओके, चलो नेक्स्ट।
34, अब ये देखो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन अ रीजन a uniform magnetic field B is directed perpendicular. A semicircular closed metallic ring AC is rotating about O. तो अब देखो यहाँ पर ये इस तरह से दे दिए है मैग्नेटिक फील्ड है, ये ऐसे कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स आपको दे दिए है, और यहाँ पर एक मेटालिक कंडक्टर दे दिया है। यहाँ पर इस पोजीशन में मेटालिक कंडक्टर, ये AC और ये पॉइंट है उसका O, ये सेमी सर्कुलर है, और ये सारे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, डायरेक्टेड इनवर्ड से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। अब आपको दे दिए, अब यहाँ पर आपको ऑप्शंस दे दिए हैं। देयर विल बी नो इंड्यूस्ड करंट इन द रिंग, देयर विल बी नो इंड्यूस्ड EMF in the ring. Second, there will be no induced current. There will be no induced current in the ring. Third, there will be induced current. अच्छा, there will be induced current in the ring. और नंबर 4 है, there will be magnetic field only. There will be magnetic field only. तो देखो इस तरह से आपको दे दिया है क्वेश्चन क्या है? इन अ रीजन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड एज शोन A. ये 34 क्वेश्चन है। A semicircular closed metallic ring AC is rotating about O. तो O से ये क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। अब देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। अब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड दे दी एज शोन इन फिगर, तो फिगर ऐसे दे दी है। तो यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फ्लक्स, यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड है क्या इस साइड में? नहीं है कोई भी। जैसे ये रोटेट करेगा, तो ये रोटेट करने के बाद यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी इसके अंदर। तो जैसे ये रोटेट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर आ रही है, तो देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद। तो वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद चेंज हो रहे हैं वहां पर, तो वहां पर इंड्यूस्ड करंट क्या हो जाता है? सेटअप हो जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? देयर विल बी इंड्यूस्ड करंट इन द रिंग। तो जैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएंगे तो इंड्यूस्ड करंट इन द रिंग। तो ये ऑप्शन 3 आ जाएगा 34 का। तो 34 का आ जाएगा अपना ऑप्शन 3। ओके, तो इस तरह से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं 35। तो आपके पास पेपर है तो क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, बस ऑप्शंस लिख रहा हूँ, और जहाँ पर कैलकुलेशन जरूरी है तो ये कैलकुलेशन भी हम यहाँ पर लिखेंगे। चलो नंबर 35 सॉरी, अब 35 का देखते हैं। नंबर 35 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पूछा है, अ सिलिंड्रिकल बार मैग्नेट इज केप्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल। इफ द मैग्नेट इज रोटेटिंग अबाउट द एक्सिस देन, तो क्या पूछा है? ऑप्शंस देखो यहाँ पर। A current will be induced in the coil. A current will be induced in a coil. Will be induced in a coil. Number 2, no current will be induced in a coil. No current will be induced in a coil. Third, only an EMF will be induced. Only an EMF will be induced in a coil. तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। और नंबर 4, an EMF and a current
and a current, both will be induced in a coil. Both will be induced in a coil. तो इस तरह से ये ऑप्शंस दे दिए हैं. क्वेश्चन मैं फिर से रीड करता हूँ. A cylindrical bar magnet is kept along the axis of circular coil. If the magnet is rotating about the axis, तो कोई एक सिलेंड्रिकल, इमेजिन करो सिलेंड्रिकल यहाँ पर बार मैग्नेट है और ये सर्कुलर कॉइल के एक्सिस से के साथ वो घूम रहा है. ओके. इफ द मैग्नेट इज रोटेटिंग अबाउट द एक्सिस. अब ये मैग्नेट उसके एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है. अगर उसके अक्रॉस वो रोटेट कर रहा है तो देखो ध्यान से, तो इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल वहां पर चेंज नहीं हो रहे. ओके. अगर वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल चेंज नहीं हो रहे तो वहां पर कोई करंट फ्लो नहीं होगा. तो हम यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं नो करंट विल बी इंड्यूस्ड इन अ कॉइल. अगर कोई मैग्नेटिक फ्लक्स ही चेंज नहीं हो रहे वहां पर लिंक्ड विद दैट कॉइल, नो करंट विल बी इंड्यूस्ड इन अ कॉइल. तो 35 का आंसर आ जाएगा सेकंड. ओके. तो इस तरह से हम लिख सकते हैं. चलो अगला सवाल देखेंगे अब. नेक्स्ट 36. तो देखो, a coil of metal wire is kept stationary in a uniform magnetic field, then तो ऑप्शंस पूछे 36 के लिए. an EMF is induced in the coil. an EMF is induced in the coil. Second, a current is induced in the coil. A current is induced in the coil. Third, neither EMF nor current is induced both EMF and current are induced. तो फिर से मैं यहाँ पर क्वेश्चन रीड करता हूँ. अ कॉइल ऑफ 36 वाला है. अ कॉइल ऑफ मेटल वायर इज केप्ट स्टेशनरी इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. अब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है. ओके. और वहां पर कॉइल जो है ऑफ मेटल वायर, सो दैट इज स्टेशनरी, वहां पर रेस्ट पोजीशन में. तो वहां पर कोई मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा. अब जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होते वहां पर तो कोई भी करंट वहां पर इंड्यूस नहीं होता. ओके. तो करंट इंड्यूस नहीं हो रहा है, इसका मतलब ईएमएफ भी वहां पर प्रोड्यूस नहीं, क्योंकि करंट अगर अभी किसी जगह पर करंट होता है तो वहां पर इंड्यूस ईएमएफ होता है. ओके. तो उसके बगैर तो करंट नहीं है. तो नाइदर ईएमएफ नॉर करंट इज इंड्यूस्ड. तो ऑप्शन हम थर्ड लिखेंगे, नाइदर ईएमएफ नॉर करंट इज इंड्यूस्ड, क्योंकि वो मेटल वायर जो है या कॉइल ऑफ मेटल वायर वो भी रेस्ट पोजीशन में, मैग्नेटिक फील्ड वो भी यूनिफॉर्म है. अब मूवमेंट किसी में भी नहीं है. अगर मूवमेंट नहीं है तो फ्लक्स लिंक्ड विद दैट कॉइल, सो दैट विल नॉट चेंजेस. सो नाइदर ईएमएफ नॉर करंट इज इंड्यूस्ड. तो ये थर्ड आ जाएगा. तो 36 का 3 ऑप्शन. ओके. चलो अगला सवाल देखते हैं. नेक्स्ट 37. तो 37 में एक सर्किट दे दिया है आपको. तो सर्किट में ही थोड़ा सा गलत यहाँ पर दे दिया है. ये बैटरी है यहाँ पर लगाई, यहाँ पर कोई एमीटर है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, अलग अलग रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाए हैं. और यहाँ पर ये वोल्ट मीटर लगाया है.
वो अभी R1 R2 ये सारे रेजिस्टेंसेस है, R1 R2 R3 R4 R5 जो भी आप उसको नाम दे सकते हो। ओके, तो R1 R2 R3 R4 R5 ऐसे अलग अलग रेजिस्टेंसेस है। अब यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया है, इन द गिवन सर्किट द एमीटर एंड वोल्ट मीटर आर आइडियल, दोनों आइडियल है। द रीडिंग ऑफ एमीटर इज ऑलमोस्ट जीरो एंड वोल्ट मीटर इज नॉट शोइंग एनी रीडिंग टू हैव अ फाइनाइट करंट आई, हाउ डू यू प्रोसीड विद द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो ऑप्शंस दे दिए हैं, तो आपको फाइनाइट करंट वहां पर लाने के लिए क्या करना चाहिए। एमीटर मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पहला ऑप्शन है एमीटर मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल, कनेक्टेड इन पैरेलल। क्या एमीटर पैरेलल में लगाते हैं? कभी भी नहीं। ओके, फाइनाइट करंट की रीडिंग चाहिए तो एमीटर पैरेलल में लगाते हैं क्या? नहीं लगाते, क्योंकि एमीटर तो हमेशा सीरीज में ही रहेगा। ओके, तो ये तो ऑप्शन नहीं रहेगा। एमीटर एंड वोल्ट मीटर आर टू बी इंटरचेंज, अगर दोनों को इंटरचेंज किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में होना चाहिए, तो सीरीज में दिख रहा है। ओके, तो एमीटर एंड वोल्ट मीटर आर टू बी इंटरचेंज्ड, एमीटर एंड वोल्ट मीटर, एमीटर एंड वोल्ट मीटर आर टू बी इंटरचेंज्ड, आर टू बी इंटरचेंज्ड। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर, वोल्ट मीटर इज नॉट वर्किंग, वोल्ट मीटर इज नॉट वर्किंग, तो वहां पर करंट दिखाने के लिए उसमें वोल्ट मीटर मस्ट बी कनेक्टेड, मस्ट बी कनेक्टेड parallel across any resistance, must be connected parallel across any register। तो यहाँ पर वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल होना चाहिए रजिस्टर के अक्रॉस। ओके, अगर वो पैरेलल लगाते हैं तो हमें जो जो अप्रोप्रिएट जो आना चाहिए करंट वो हमें यहाँ पर मिल सकता है। तो ऑप्शन 4, तो 37 के लिए ऑप्शन क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ओके, तो ये आसान है, बस ये पोजीशन गलत है, सीरीज में नहीं, ये पैरेलल में होना चाहिए वोल्ट मीटर। 38 का सवाल देखते हैं। 38, अब 38 में भी एक यहाँ पर एक सर्किट दे दिया है इस तरह से। तो पहले मैं सर्किट बनाता हूँ यहाँ पर, ये गैल्वेनोमीटर, ये आई करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, ये R4, ये R3, R2 रेजिस्टेंस, R1, ये R5, R6, और ये करंट फिर से यहाँ पर आई करंट फ्लो हो रहा है, जा रहा है। तो ये करंट का डायरेक्शन देखो प्रॉपर, यस। तो क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ 38, द गैल्वेनोमीटर इन द सर्किट इज अ सेंसिटिव डिवाइस, ये जो गैल्वेनोमीटर दिया है, and cannot sustain with a high current. To protect it, a high resistance, that means HR, is provided to you. Choose the correct option. तो high resistance, अब ये sensitive गैल्वेनोमीटर है, उसको मतलब हाई करंट से अगर उसको बचना है, ओके, प्रोटेक्ट करना है उससे, तो क्या करना पड़ेगा? तो ऑप्शंस दे दिए हैं। नंबर 1, HR इज नॉट नीडेड, तो इस केस में HR की हाई रेजिस्टेंस की जरूरत है क्या? HR इज नॉट नीडेड, तो ये गलत है। सेकंड, HR मस्ट बी कनेक्टेड इन बिटवीन, HR मतलब हाई रेजिस्टेंस, HR मस्ट बी कनेक्टेड in between A and G, in between A and G।
थर्ड ऑप्शन है HR must be connected, HR must be connected between G and B, between G and B। अच्छा, ये B यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, AB, ओके। और ये फोर्थ ऑप्शन है HR can be connected anywhere, can be connected anywhere in the branch AB, in the branch AB। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हाई करंट से ये जी को, ये तो सेंसिटिव है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? तो हमें हाई रेजिस्टेंस लगाना चाहिए, लेकिन किस पोजीशन पे? तो HR इज नॉट नीडेड, ये तो गलत है। HR मस्ट बी कनेक्टेड इन बिटवीन A एंड G। तो करंट का डायरेक्शन तो इस तरह से दे दिया है ऐसे, तो एक्चुअली करंट तो फ्लो हो रहा है यहाँ से, ओके। तो A एंड G के बीच में हाई रेजिस्टेंस लगाकर कोई फायदा नहीं। HR मस्ट बी कनेक्टेड बिटवीन G एंड B। तो यहाँ पर एक हाई रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाना चाहिए, ताकि ये जो है G प्रोटेक्ट हो जाए करंट से, हाई करंट से प्रोटेक्ट हो जाएगा, ओके। तो 38 का आ जाएगा अपना ऑप्शन, व्हाट इज दैट, 3। HR मस्ट बी कनेक्टेड बिटवीन G एंड B, ओके। तो इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। चलो 39 देखेंगे। 39, यस। एक सर्किट है बड़ा सा, उसको देखेंगे हम। सर्किट नहीं, जस्ट एक ग्राफ दे दिया है 39 में। पहले मैं ग्राफ निकालता हूँ यहाँ पर, और फिर ग्राफ से रिलेटेड जो ऑप्शंस है वो ऑप्शन हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये -10 एम्पियर, ये -5 एम्पियर, ये 0, ये 5 एम्पियर और ये 10 एम्पियर, ये करंट है। और बाद में ये 10 सेकंड, ये 20 सेकंड, सॉरी यहाँ पर 30 सेकंड, ये 40 सेकंड, ये 50 सेकंड, ये सेकंड्स है। तो यहाँ पर हम टाइम लिखेंगे, एक्स एक्सिस पे टाइम, ओके, और वाई एक्सिस पे करंट दे दिया है। ध्यान से देखो अभी इस क्वेश्चन को। द करंट स्ट्रेंथ इन एम्पियर on y-axis and time in second on x-axis plotted as shown in figure. Analyze and choose the correct option of the following. तो हमें इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर लिखना है। तो पहला ऑप्शन देखो यहाँ पर क्या दे दिया है, इन द इंटरवल 0 सेकंड to 20 सेकंड current has same direction and magnitude. Current has same direction and magnitude. तो यहाँ पर देखो डायरेक्शन तो सेम है 0 to 20 सेकंड, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, क्योंकि ये बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सेकंड, तो ये तो गलत है। द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ करंट is reversed just after 20 सेकंड, जस्ट आफ्टर 20 सेकंड। तो 20 सेकंड के बाद करंट डिक्रीज हो रहा है, लेकिन रिवर्स नहीं हो रहा है। रिवर्स कब होगा, जब ये माइनस में चला जाएगा। तो ये सेकंड भी ऑप्शन सही नहीं है। थर्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ करंट इज इंक्रीजेस, द स्ट्रेंथ ऑफ करंट is
increases from 30 second from 30 second to 40 second, but in opposite direction. but in opposite direction. To that of initial direction. To that of initial direction during 0 second to 30 second इसको एक बार क्रॉस चेक करते हैं. क्या बोल दिया है यहाँ पर? द स्ट्रेंथ ऑफ करंट इज इंक्रीजेस फ्रॉम 30 सेकंड टू 40 सेकंड. तो 30 सेकंड टू 40 सेकंड, ये जो 30 सेकंड टू 40 सेकंड, ये देखो करंट जो है ये बढ़ रहा है, कुछ तो बढ़ेगा ना यहाँ पर, रिवर्स डायरेक्शन में ये बढ़ रहा है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन ये भी दे दिया है, क्योंकि ये कुछ तो 40 सेकंड तक, ये कुछ तो 8 10 कुछ तो आ जाएगा. तो ये 30 और ये फिर यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में ये बढ़ ही रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये सही है. ओके. और फोर्थ ऑप्शन, ये थर्ड तो सही दिख रहा है. अब फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर दे दिया है, द डायरेक्शन ऑफ करंट बिटवीन 25 सेकंड टू 30 सेकंड एंड 50 सेकंड टू 20 सेकंड आर अपोजिट. तो अपोजिट तो नहीं आ जाएगा 25 टू 30 और 15 टू 20, तो ये कम हो रहा है. अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? माइनस हो जाता है. तो ये कम हो रहा है लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन भी सही नहीं है, तो मैं नहीं लिखूंगा, तो थर्ड ऑप्शन ही सही रहेगा. तो ये 39 को थर्ड ऑप्शन सही रहेगा. ओके. तो इस तरह से हम इसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं यहाँ पर. ओके. चलो अगला सवाल देखते हैं. 40. ऊपर से मिटाते पूरा. अब 40. तो 40 में कुछ इस तरह से एक फिगर दे दिया है. पहले हम यहाँ पर फिगर निकालेंगे. ये 40 वाला सवाल. तो देखा जाए तो क्वेश्चंस हार्ड नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन इसमें बहुत ज़्यादा है, तो मार्क्स मतलब आपके कटने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे यहाँ पर. +2 इंटू 10⁻³ कूलम +5 इंटू 10⁻³ कूलम. ये फिगर जो दे दिया है, मैं बस फिगर निकाल रहा हूँ इसकी, एक्स एक्सिस और ये इधर वाई एक्सिस, और ये इधर -3 इंटू 10⁻³ कूलम एट, सॉरी ये टाइम दे दिया है 10⁻³ सेकंड. ओके, जो दे दिया है उन्होंने. अब देखो क्वेश्चन क्या है. इन अ लिक्विड across a cross section, the flow of charge including positive and negative ions within a time interval of 1 millisecond. 1 millisecond मतलब 10⁻³ सेकंड. तो यहाँ पर दे दिया है as shown the current strength can be. तो current strength क्या आ जाएगा? तो पहला तो ऑप्शन है, पहले यहाँ पर ऑप्शन लिखता हूँ, 4 इंटू 10⁻⁻A. ऐसा क्यों लिखा है? along, जो ऑप्शन दे दिया है मैं वही लिख रहा हूँ, along positive x-axis. Second, 10 ampere along positive x-axis. Third, 10⁻, ये क्या है, -2 ampere along positive x-axis. और नंबर 4, 0.4 ampere along negative x-axis. तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे दिया है, थोड़ा सा फेंट हो रहा है, मैं एक बार क्रॉस चेक करता हूँ, थोड़ा सा फेंट हो रहा है. यस, कोई बात नहीं, वही है, -A लिखा है,
जस्ट इसका कंफ्यूजन था, ये माइनस ये कैसे हो सकता है। चलो ऐसे दे दिया ऑप्शन में। तो आपको करंट पूछा है। अब करंट आई क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, तो चार्ज कितना है यहाँ पर, नेट चार्ज यहाँ पर देखना है। तो एक्स एक्सिस में कितना आ रहा है, 7 इंटू 10⁻³ तो 7 इंटू 10⁻³ और ये माइनस ऑफ -3 इंटू 10⁻³ ओके, डिवाइडेड बाय ये कितना आ रहा है नीचे 10⁻³ तो 7 + 3 मतलब 10, ये 10 आ जाए ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10⁻³ तो आ जाएगा करंट 10 एम्पियर। तो 10 एम्पियर अलोंग द पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आंसर है, तो 10 एम्पियर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, 7 - 3 करके 4 भी कर सकते हैं, लेकिन नेट का अगर जब नेट देखना है तो हम नेट कैसे निकालते हैं, ऐसे ये माइनस ये, तो माइनस से ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो इस तरह से हम 10 एम्पियर निकाल सकते हैं इसका आंसर। तो 40 का आंसर आ जाएगा अपना सेकंड। ओके, तो ये पहले 10 सवाल हो गए क्वेश्चंस। अब अगले 10 क्वेश्चंस हम कंटिन्यू अभी कर रहे हैं। ओके, चलो लिखते हैं अब नेक्स्ट 41 से आगे। तो ये 40 तक है, एक बार देख लो उसको, क्योंकि ये मिटाने जा रहा हूँ मैं इसको। चलो 41, तो 41 क्वेश्चन क्या है देखो यहाँ पर, फॉर अ पार्टिकल एट रेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट चेंज एनीवेयर। तो ऑप्शन में है मास, वेट, ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये आसान है, तो ऑप्शन आ जाएगा इसका मास 41 का। तो 41 का मास ऑप्शन क्या है, नंबर 1। ओके, डायरेक्टली लिखता हूँ मैं। चलो 42, ये आसान था। 42, टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास, अब 42 का देखो, टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg एंड 8 kg सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज। तो इसके ऑप्शंस दे दिए हैं, 4 इंटू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन, सेकंड 4 इंटू 6.67 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन, थर्ड दे दिया है 6.67 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन, फोर्थ है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू G(m1 m2 डिवाइडेड बाय r², ये फार्मूला है हमारा। ओके, G(m) डिवाइडेड बाय r²। अब G क्या है यहाँ पर, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, m1 कितना दे दिया यहाँ पर, मास 2, और दूसरा मास कितना है 8 kg, और डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में 4 मीटर, तो ये 4 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 2 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 16, तो ये 8 और 8 से 8 कैंसल, तो बचता कितना है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आ जाएगा दोनों के बीच में, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन। ओके, तो 42 का ऑप्शन हमारा आ जाएगा 4। चलो अगला सवाल देखते हैं नेक्स्ट। (43) Find the increase in kinetic energy of a body of mass 20 gram when its speed increases from 4 meter second to 5 meter second। तो ये 43 के ऑप्शंस है, 0.9 जूल, सेकंड 9 जूल, थर्ड 900 जूल, फोर्थ ऑप्शन है 90 जूल। बस, तो आपको पूछा है इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, सो दैट मीन्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो क्या आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो ये हाफ m
v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। तो हाफ m मास तो सेम है, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो हाफ इंटू मास कितना दे दिया है यहाँ पर 200 ग्राम है, मास कितना है 200 ग्राम, तो ये 0.2 kg आ जाएगा, 0.2 kg बराबर है। तो ये 0.2 लिखता हूँ यहाँ पर, और ये फाइनल वेलोसिटी कितना है 5, तो ये 5 स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 4 स्क्वायर। ओके, स्पीड दे दिया है। तो देखो ऑप्शन में क्या आ जाएगा, ये हाफ इंटू 0.2 25 माइनस 16, तो ये 9, तो हाफ इंटू 0.2 इंटू 9, तो ये 0.1 इंटू 9, तो ये 0.9 जूल। तो ये 0.9 जूल कहाँ पर है, चलो पहला ही ऑप्शन है, सो दैट इज 0.9 जूल। तो 43 का ऑप्शन क्या आ जाएगा 0.9 जूल। ओके, तो ये पहला ऑप्शन समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट। फोर्टी फोर। अब ये थ्योरेटिकल है। काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ द मोशन कैन बी एप्लीकेबल ओनली व्हेन द पार्टिकल्स हैज। तो काइनेमेटिकल इक्वेशन जो है रहते हैं, जैसे काइनेमेटिक्स के इक्वेशन जो है 3 बेसिक काइनेमेटिकल इक्वेशंस, वो किसके लिए बनाए हैं, तो ये किसके लिए, एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शंस दे दिए हैं कुछ इस तरह से, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, सेकंड वेरिएबल एक्सेलरेशन, थर्ड एक्सेलरेशन कांस्टेंट, और ये फोर्थ है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये जो भी काइनेमेटिकल इक्वेशन है, जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो उसमें जो ए होता है एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन हमेशा कैसा रहता है, व्हाट इज दैट, कांस्टेंट रहता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। ये सारे काइनेमेटिकल इक्वेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए बनाए हैं। तो ये 45 का आ जाएगा 3। चलो नेक्स्ट। अगला सवाल 45। तो 45 के लिए देखो, तो ये क्या दे दिया, प्राप्ति हैज अप्लाइड ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन ऑन एन ऑब्जेक्ट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसमें फोर्स अप्लाई कर दिया है। ओके, फोर्स कितना है 50 न्यूटन। ओके, विथ वर्टिकल। ओके, तो ये इस तरह से है, तो ये 30 डिग्री है यहाँ पर। ओके, ऐसे करेंगे 30 डिग्री विथ वर्टिकल, ये फोर्स दे दिया है। ओके, द ऑब्जेक्ट गेट डिस्प्लेस्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर डिस्प्लेस हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एंड 300 जूल वर्क इज डन। तो वर्क डन कितना हो रहा है 300 जूल। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, तो आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा है। आसान सवाल है लेकिन कंफ्यूजन है। ऑप्शन है 12 मीटर, सेकंड ऑप्शन है 12 डिवाइडेड बाय √3 मीटर, थर्ड ऑप्शन है 12 डिवाइडेड बाय √2 मीटर, और फोर्थ ऑप्शन है 6 मीटर। तो बॉडी ये 50 न्यूटन 30 डिग्री एंगल विथ वर्टिकल दे दिया है। आपको ज्यादातर सवाल विथ हॉरिजॉन्टल ही रहते हैं, तो जो भी एंगल रहता है वर्टिकल के साथ, तो ये कॉस आ जाएगा। तो ये फोर्स अगर ये एफ मानते हैं, तो ये क्या आ जाएगा एफ कॉस थीटा, और ये आ जाएगा एफ साइन थीटा। अगर ये 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ होता, तो ये एफ कॉस थीटा और ये एफ साइन थीटा होता। ज्यादातर हम ये वर्क डन का फार्मूला हमारे पास है ना, वर्क डन दैट इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। लेकिन अब इस डायरेक्शन में ये किसके लिए बनाया फार्मूला, कि ये विथ हॉरिजॉन्टल रहता है फोर्स। ओके, तो ये वेक्टर्स के रूल्स यहाँ पर हमें अप्लाई करने पड़ेंगे। अब इस केस में ये बॉडी कहाँ पर मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में, तो वर्क डन क्या आ जाएगा एफ एस साइन थीटा आ जाएगा। इस केस में समझ में आ रहा है ये क्यों ले लिया मैंने।
एक्चुअली ये फार्मूला रहता है, लेकिन हमने इसके बजाय ये लिखा। ओके, क्यों? तो ये इस केस की वजह से। तो वर्क डन कितना है? 300 जूल, फोर्स कितना है? 50 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हमें कैलकुलेट करना है, और ये sin 30, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? हाफ 300, दैट इज इक्वल टू 50 इंटू एस इंटू हाफ, तो ये आ जाएगा 25। तो ये 300 डिवाइडेड बाय 25, दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तो ये आ जाएगा 12, तो डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू 12 मीटर, तो ऑप्शन आ जाएगा 12 मीटर। अगर किसी ने ये एफ कॉस थीटा इस डायरेक्शन में लेके कर दिया होगा, ओके, तो ये कॉस 30 की वैल्यू कितनी आती है? √3/2, तो उनका ऑप्शन शायद 12 डिवाइडेड बाय √3 आ सकता है। ओके, तो ये 12 डिवाइडेड बाय √3 आ सकता है, लेकिन कब? ये अगर कॉस थीटा ले लिया तो। लेकिन एक्चुअली ये विथ वर्टिकल दे दिया है, और ज्यादातर सवाल जो हम पढ़ते हैं वो विथ हॉरिजेंटल रहता है, तो ये वहां पर वर्ड का चेंज है, तो ये वर्ड की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, इस तरह से ये कंफ्यूज भी कर सकते हैं। तो ये 45 का ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट। ओके, 12 मीटर। चलो अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट 46। तो 46 में देखो, अ फोर्स इज नीडेड टू, तो ये फोर्स किसके लिए नीड रहता है? चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट, सही है। सेकंड ऑप्शन है चेंज स्टेट ऑफ मोशन, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन है चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये भी सही है। तो ये आपको 3 दे दिए, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। तो ओनली 1, ओनली 1 एंड 2, ओनली 1, 2, 3 एंड ओनली 3। तो इस केस में तीनों भी सही है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? 3। तो ये 46 का ऑप्शन आ जाएगा 3। बस ये थ्योरेटिकल है, इसलिए हम यहाँ पर नहीं लिख रहे। तो ये फोर्स, कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन में है तो उसका स्टेट ऑफ रेस्ट पोजीशन चेंज करने के लिए भी यूज किया जाता है। चेंज स्टेट ऑफ मोशन, कोई अगर बॉडी मोशन में उसको रोकने के लिए भी फोर्स अप्लाई किया जाता है। चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन का डायरेक्शन भी चेंज करना है तो फोर्स अप्लाई, तो तीनों भी सही है। तो तीनों सही वाला ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर? थर्ड ऑप्शन, 1, 2 एंड 3। तो बस थ्योरेटिकल है तो हम नहीं लिखेंगे उसको। ओके, 47। Motion of the particle along the circumference of circle is known as uniform circular motion if its speed। अब यहाँ पर इस तरह से कुछ ऑप्शंस दे दिए हैं, ऑप्शंस को हम चेक करेंगे। तो पहला ऑप्शन है स्पीड, सेकंड ऑप्शन है वेलोसिटी, थर्ड ऑप्शन है एक्सेलरेशन, और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। अब देखो सवाल क्या पूछा है, उस हिसाब से हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, मोशन ऑफ पार्टिकल along the circumference of circle is known as uniform circular motion। ओके, ये तो मतलब डेफिनेशन मोशन। इफ इट्स, अब इस केस में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए स्पीड कांस्टेंट होना जरूरी है, तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट ये नहीं, तो वहां पर स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये सही आंसर है, स्पीड कांस्टेंट है तभी तो यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। ओके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो 47 के लिए फर्स्ट ऑप्शन। तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, स्पीड या वेलोसिटी ले ले। ओके, तो ये स्पीड सही है आंसर। अब 48। 48 में 48 पूछा है, मोशन ऑफ पार्टिकल इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रही है। मोशन ऑफ पार्टिकल इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट्स स्पीड कांस्टेंट। ओके, आपको दे दिया है यहाँ पर नंबर 1 स्पीड कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट, नंबर 2 वेलोसिटी, 3 वेलोसिटी, ये नंबर 3 में दे दिया एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, और नंबर 4 के लिए दे दिया एक्सेलरेशन वेरिएबल, एक्सेलरेशन वेरिएबल। ये तो 4 दे दिए, और इसमें ऑप्शंस दे दिए है ओनली 1। इसको इस तरह से दे दिए 1, 2, 3 और ये 4। अब ऑप्शन नीचे है, तो ऑप्शन देखो इस तरह से दे दिए है ओनली 1,
मतलब ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, ओनली थर्ड, नंबर 4, 3 और 4, 3 या फिर 4, 3 और 4। तो देखो यहाँ पर क्या दे दिया है, मोशन ऑफ पार्टिकल इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड वेरिएबल होता है, तो स्पीड कांस्टेंट की तो बात होती ही नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट की बात होती नहीं। स्पीड वेरिएबल है, इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, स्पीड वेरिएबल है। ओके, तो वेरिएबल स्पीड के लिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो सकता है, मतलब चांसेस है, वेरिएबल स्पीड में तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने के चांसेस है, लेकिन एक्सेलरेशन तो वेरिएबल पक्का होता है। ओके, तो ये दोनों भी ऑप्शन सही है 3 और 4, तो ये सही रहेगा। ओनली 3 भी सही नहीं है। ओके, तो 3 और 4 ये दोनों के सही रहेंगे। तो 48 में हमारा फोर्थ ऑप्शन। चलो 49 देखते हैं। बस 2 क्वेश्चंस रह गए, 2 सवाल। 49 ये बढ़िया क्वेश्चन है। फिगर शोज डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 2 ऑब्जेक्ट ए एंड बी, विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ अ ग्रेटर स्पीड व्हेन बोथ आर मूविंग। ओके, तो ये इस तरह से आपको दे दिया है, ये डिस्टेंस और यहाँ पर कुछ टाइम दे दिया है, ये और ये कुछ, और ये बी दे दिए, थोड़ा सा क्रॉस है, ये बी और ए। ओके, अब देखो यहाँ पर ऑप्शन दे दिए है, ए इज फास्टर देन बी, ए इज फास्टर देन बी, सेकंड बी इज फास्टर देन ए, बी इज फास्टर देन ए, थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी हैव सेम स्पीड, both A and B have same speed, और नंबर 4 B is stationary, B is stationary। तो क्वेश्चन क्या दे दिया है, फिगर शोज डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द 2 ऑब्जेक्ट A and B, which object is moving with a greater speed when both are moving। अब ये 2 ऑब्जेक्ट दे दिए, अब इसकी स्पीड दोनों में से किसकी ज्यादा है ये आपको दे दिया, और ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। अब याद रखना स्पीड किसकी ज्यादा होती है, जिसका स्लोप ज्यादा होता है। अब इस केस में बी का स्लोप अगर देखा जाए तो ए के स्लोप से क्या है, ज्यादा है, तो बी की स्पीड ए से क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि उसका स्लोप ज्यादा है। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बी इज फास्टर देन ए, तो 49 का ऑप्शन आ जाएगा 2, तो बी इज फास्टर देन ए, बराबर है। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो ग्राफ से रिलेटेड है, 50, लास्ट क्वेश्चन 50। तो मैं पहले यहाँ पर ग्राफ बनाता हूँ जो भी दे दिए, ये मास एक्सेलरेशन का ग्राफ है, ये पहला फर्स्ट, सेकंड ये मास एक्सेलरेशन, थर्ड, और ये फोर्थ। कुछ इस तरह से दे दिया है, हाइपरबोला टाइप। तो अब देखो क्वेश्चन क्या है, इफ अ कांस्टेंट फोर्स, अब एफ कांस्टेंट है, एफ क्या है, कांस्टेंट। इफ अ कांस्टेंट फोर्स is applied on bodies of different masses, corresponding acceleration mass graph is। तो एक्सेलरेशन मास ग्राफ कौन सा है ये हमें चेक करना है, फोर्स कांस्टेंट है। ओके, तो हमारे पास क्या है,
एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब फोर्स तो कांस्टेंट है, सी तो इसको कांस्टेंट लिखेंगे, तो कांस्टेंट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो देखो यहाँ पर मास क्या आ जाएगा, सी डिवाइडेड बाय ए, और ये ए क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन, यहाँ पर एक्सेलरेशन आ जाएगा सी डिवाइडेड बाय एम। ओके, तो मास एक्सेलरेशन और ये कांस्टेंट है। अब ये इस तरह से कौन बनाता है, हाइपरबोला। ओके, ये इनवर्स में आ रहा है और ये सी कांस्टेंट है, तो ये हाइपरबोला टाइप ये जो है ये बनाएगा। तो ऑप्शन क्या रहेगा, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इस रिलेशन से हम ये लिख सकते हैं। ओके, तो 50 का आंसर आ जाएगा अपना, व्हाट इज दैट, 4। तो 4 ऑप्शन। तो इस तरह से ये सारे सवाल हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिए। तो ये जो शाहू स्क्रीनिंग टेस्ट हो गई आज 10 अप्रैल 2022 पीसीएम स्टेट बोर्ड के लिए। ओके, तो ये इसके मतलब जो कीज है, मतलब पेपर डिस्कशन फिजिक्स का, तो 1 to 50 हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिए सारे क्वेश्चंस। तो ये जो है हमारे हिसाब से ये आंसर की और इसका जो डिस्कशन है वो इस तरह से आ जाएगा। तो आप आपके आंसर के साथ उसको चेक करो। ओके।